गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक कदम केमिस्ट्री की ओर में आपका फिर से स्वागत है। सॉल्यूशन चैप्टर में बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं हम। फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज व्हिच नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट बट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन depression in freezing point, and fourth one we are going to start osmotic pressure. Osmotic pressure. अब ऑस्मोटिक से प्रेशर से पहले मैंने आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताया था बेटा। ऑस्मोसिस होता क्या है? जिसमें सॉल्वेंट फ्लो करता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और सॉल्वेंट जो फ्लो करेगा जब लो से हाई तो वो किसकी हेल्प से करेगा? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और मैंने बोला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, वन इज सिंथेटिक एंड सेकंड वन इज नेचुरल। और मैंने बोला था पिग ब्लैडर इज वन ऑफ द बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक, अब उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की स्टडी कैसे होती है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम मानकर चलते हैं कि एक हमारे पास लॉन्ग यू शेप ट्यूब है, यू शेप ट्यूब। ठीक है, इस यू शेप ट्यूब को हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ SPM, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब एक तरफ तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, सॉल्वेंट, और एक तरफ हम क्या कंसीडर कर लेंगे, सॉल्यूशन। या फिर ऐसे मानकर चले आप कि एक तरफ हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन और एक तरफ हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो यहां पे हम मान लो सॉल्यूशन 1 एंड हियर ऑन साइड सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 की हम लो कंसंट्रेशन मान लेते हैं और सॉल्यूशन 2 की हम हाई कंसंट्रेशन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अगर यहां पे हम कुछ भी ना करें, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या होगा? यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, इधर से फ्लो करेंगे। तो हम यहां पे ये मानकर चलते हैं कि जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो P लग रहा है। P इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ध्यान से देखना, मैं यहां पे सॉल्यूशन 2 की साइड पिस्टन कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम यहां पे प्रेशर अप्लाई कर सके। अगर मैं कहूं आपको कि इस साइड पे जो आप प्रेशर लगा रहे हो वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये पाई क्या होगा? देन पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर and here is P, that is atmospheric pressure. अब मुझे ये बताइए, अगर इस साइड पे प्रेशर इससे कम होगा तो ऑस्मोसिस फिनोमेना होगा। मींस व्हेन पाई ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, then solvent molecules will flow from low concentration to high. When pi less than P, means here will be osmosis. लेकिन अगर मैं बोल दूं आपको कि pi is equal to P, जितना प्रेशर इस साइड से लग रहा है अगर उतने प्रेशर इस साइड से लगे तो दोनों तरफ से प्रेशर सेम। अगर दोनों तरफ से सेम प्रेशर लगेगा तो ना तो यहां से कुछ मूवमेंट नजर आएगी और ना ही आपको यहां से कोई मूवमेंट नजर आएगी। मींस दैट इज कॉल्ड
नो ऑस्मोसिस। एंड लास्ट क्या होगा, एक तो हमारे पास पाई लेस देन पी, दूसरा पाई इज इक्वल टू पी, तीसरा पाई ग्रेटर देन पी। मींस अगर इस साइड पे प्रेशर, यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ क्या करेंगे, मूव। दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। आई बात समझ में बच्चों? तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन एंड सेकंड वन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, कम है या फिर ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे पास घरों में पानी होता है, आरओ का पानी, अब वो आरओ का पानी हमने देखा है कि वहां पे फिल्ट्रेशन होती है, प्योरिफिकेशन होती है। तो वो प्योरिफिकेशन कैसे होती है, बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। तो वहां पे जो अंदर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। तो वहां पे हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और जो इंप्योरिटीज होते हैं दैट विल लेफ्ट बिहाइंड। तो वो धीरे धीरे हमारे पास जो पानी आ रहा होता है दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स, वो वाटर मॉलिक्यूल्स प्योरीफाइड फॉर्म में आ रहे होते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो तो पीछे रह जाएंगे। क्योंकि यहां पे हमारे पास जो पहले इम्प्योर वाटर होगा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और बाद में उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। तो वहां पे हो क्या रहा है कि पहले प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तभी तो हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। मींस वहां पे क्या हो रहा है हमारे पास, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऐसे हमारे पास एक एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड एंड RBC means human blood cells, red blood corpuscles, red blood corpuscles। अगर बच्चों सोडियम क्लोराइड अगर हमारे पास क्या हो 0.9%, तो 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक विद RBC। अब आइसोटोनिक वर्ड क्या है, आइसोटोनिक मींस, देखो आइसो का मतलब क्या होता है, से। जैसे आइसोटॉप्स सुना होगा आपने +1 में, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो का मीनिंग क्या होता है, से। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दीज आर दो सॉल्यूशंस having same osmotic pressure, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सीधी सी बात है, अगर RBC सेल्स 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में होंगे तो ना तो उन सेल्स में से फ्लूइड अंदर से बाहर आएगा और ना ही सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बाहर से अंदर जाएगा। मींस नो ऑस्मोसिस, ना तो लो कंसंट्रेशन से हाई, ना फिर हाई कंसंट्रेशन से लो। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए 0.9% से कम, तो वहां पे जो सॉल्यूशन मिलता है दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। और अगर वो कंसंट्रेशन ग्रेटर देन हो जाए तो जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। तो एक हमारे पास होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, और एक होता है बेटा हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक का मीनिंग जब कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाएगी, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो यहां से हमारे पास जो लिक्विड होगा वो सेल्स के अंदर फ्लो करेगा। तो जब RBC के अंदर फ्लो करेगा,
जैसे मैंने एग्जांपल एक्स की दी थी, अगर एक्स के अंदर वाटर फ्लो करेगा तो वो स्वेल हो जाता है। तो वैसे ही जहां पे आरबीसी सेल्स है जो, अगर कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड की 0.9% से कम है तो वो सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल, और एक टाइम पे वो ब्लास्ट हो सकते हैं। कहते नहीं कि बीपी बढ़ गया है, तो वही कंसेप्ट तो है। सोडियम क्लोराइड क्या है, यूनिवर्सल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। तो ये सॉल्यूट, दैट इज सॉल्ट की तो कंसंट्रेशन है। अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन इतनी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आइसोटोनिक, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर कंसंट्रेशन कम हो गई तो ब्लास्ट, लेकिन अगर उससे कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो श्रिंक हो जाएगा। क्यों? फिर आरबीसी सेल्स में के अंदर से जो लिक्विड होगा वो अंदर से बाहर आएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस फिनोमेना ये तो है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये एग्जांपल क्लियर होगी। तो इस एग्जांपल में हमने NaCl की हेल्प से ये समझाया कि आरबीसी में सॉल्यूशन आइसोटोनिक कब होता है, हाइपोटोनिक कब होता है और हाइपोटोनिक कब होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर चेक करते हैं, किस पे डिपेंड करता है। दिस ऑस्मोटिक प्रेशर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration C, will directly proportional to temperature. Obviously, अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूंगा तो ऑस्मोसिस फिनोमिना पे फर्क पड़ेगा। अगर ऑस्मोसिस फिनोमिना पे फर्क पड़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे फर्क पड़ेगा। अब खुद सोचो, अगर मेरे पास कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? थिंक अबाउट इट। जो स्टार्टिंग में हमने यू शेप ट्यूब ली थी, जिसमें एक तरफ क्या था, लो कंसंट्रेशन, एक तरफ हमारे पास क्या थी, हाई कंसंट्रेशन। अगर मैं वहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, इंक्रीज सॉल्यूशन 2 की तरफ कंसंट्रेशन और बढ़ा दी, तो आपको नहीं लगता है कि वो सॉल्यूशन 2 जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई थी, उसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उधर भेजने के लिए सॉल्यूशन 1 की तरफ रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों ज्यादा लगाना पड़ेगा? क्योंकि जब अपने पास एक तरफ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, एक तरफ कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बहुत जल्दी से फ्लो करेंगे लो कंसंट्रेशन टू हाई। अगर कंसंट्रेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस आपको स्लो नजर आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपैरेबल कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितने ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर उतने ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। मींस पाई की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? दैट इज मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute in given volume of solution, that is liter, that is mole per liter. तो जितने ज्यादा solute molecules उतने ज्यादा osmotic pressure. And second one is temperature. ये तो क्लियर ही है आपको कि जितना ज्यादा आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। और वैसे भी रिकैप कीजिए +1 में, एक हमने बॉयल्स लॉ किया था, एक चार्ल्स लॉ और एक गे-लुसेक्स लॉ। One is Boyle's law. Boyle's law में क्या था? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक था हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था हमारे पास? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और गे-लुसेक्स लॉ क्या था? गे-लुसेक्स लॉ, दैट इज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट रखूं तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। सो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने से हमेशा प्रेशर बढ़ता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये अपने पास दो वेरिएबल्स हो गए, सो व्हिच मींस पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। So pi is equal to R into C into T। ये बेटा गैसेस लॉ तो है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ, ये तीनों क्या है? गैसेस लॉज। तो
तो इनके बेसिस पे ही तो मैंने बताया आपको कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वहां पे अगर गैसेस लॉ की स्टडी कर रहे हैं तो कांस्टेंट भी कौन सा होगा? गैस कांस्टेंट। सो आर इज गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यूज 3 कंसीडर करते हैं हम हमेशा, 0.0821, 0.0831, 8.314। 8.314 में यूनिट्स क्या होते हैं? जाउल्स पर केल्विन पर मोल। 0.0831 में क्या होते हैं? बार, इसमें आता है बार लीटर पर मोल पर केल्विन। और 0.0821 में क्या आता है हमारे पास? एटमॉस्फेयर। जब प्रेशर किसमें हो? एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो वो तो न्यूमेरिकल्स की रिक्वायरमेंट पे है बेटा कि न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज क्या गिवन है। अगर एटमॉस्फेयर में गिवन है, यूजुअली आर की वैल्यू गिवन होती है। अगर नहीं भी गिवन तो आपने चेक करना है कि पाई की वैल्यू किस में गिवन है। अगर पाई की वैल्यू एटमॉस्फेयर में पूछी है तो आर की वैल्यू आपको किस में लेनी पड़ेगी बेटा? एटमॉस्फेयर, दैट इज 0.0821। और कंसंट्रेशन की वैल्यू भी गिवन हो सकती है। इसको और इलैबोरेट करते हैं। पाई इज इक्वल टू आर, number of moles of solute into temperature divided by volume of solution is pi is equal to r given mass upon molar mass of solute into volume। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी भी solute का मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब ये तो हमारे पास था ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। पॉज करना क्वेश्चन पूछने के बाद, फिर देखना उसका आंसर क्या होगा। मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। एक है मेरे पास 1 मोलर ग्लूकोज और एक मेरे पास क्या है? 2 मोलर ग्लूकोज। दोनों में से किस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? पॉजिटिव। सोचो, दोनों में से किस में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? 1 मोलर और 2 मोलर का मीनिंग क्या है? दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। और दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट। अब चेक कीजिए, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर। तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? 2 मोलर। और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? दैट विल बी 2 मोलर ग्लूकोज। अब ऐसे, अब क्या करते हैं हम? 2 सॉल्यूशंस, 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर ग्लूकोज। अब चेक कीजिए दोनों की कंसंट्रेशन कैसे है। लेकिन जब मैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर चेक कर रहा हूं तब मेरे पास टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर चेक किया तब मेरे पास वहां पे टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताइए किस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी? अब दोनों में कंसंट्रेशन तो सेम है लेकिन टेम्परेचर चेंज। और मैंने ये भी बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफ कंसंट्रेशन देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्सो टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां पे 25 डिग्री सेल्सियस, देन हियर आफ्टर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन से क्या होगा? ज्यादा। So osmotic pressure depends upon concentration as well as temperature. तो ये तो हमारे पास थी 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों इसमें हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स, अच्छे तकड़े ज्यादा। वो न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आते आते किस फॉर्म में आते हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फॉर्म में हमने स्टडी करनी है। एक बार फॉर्मूलास को रिकैप कीजिए।
पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या था? relative lowering in vapor pressure, P naught minus PS upon PS is equal to NB upon NA। अगर फॉर्मूलाज आपके दिमाग में होंगे तो 60% तो आप वैसे जीत गए, लेकिन अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं होगा तो कंसेप्ट भी कोई काम का नहीं है। तो फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में P naught minus PS upon PS होता है, which is equal to NB upon NA. NA means number of moles of solvent, NB number of moles of solute, P naught vapor pressure of solvent in pure state, PS vapor pressure of solution, that is vapor pressure of solvent when solute present। तो ये अपने पास क्या था? lowering in vapor pressure, और ये क्या हमारे पास? relative lowering in vapor pressure, which is equal to NB upon NA। first colligative property। second colligative property, elevation in boiling point, delta TB is equal to KB into M। delta TB elevation in boiling point, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि उतना आपके पास वेपर प्रेशर लेकर आने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी सॉल्यूट की अमाउंट डालोगे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सो डेल्टा टीबी मींस टीबी माइनस टीबी नोट, और मैंने बोला था आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, विच इज इक्वल टू केबी इनटू एम। केबी क्या था हमारे पास? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट एम मींस मोलैलिटी। मोलैलिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर केजी में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है सोल्यूट डालने से उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। सो हियर विल बी टीएफ नोड greater than TF, means freezing point of solvent always be greater than freezing point of solution। KF क्या होता है हमारे पास? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फॉर वाटर एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 0.52, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू फॉर वाटर 1.82। डोंट वरी, ये वैल्यूज गिवन होंगे वहां पे। मोलैलिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? मोल पर केजी। टेम्परेचर के यूनिट्स क्या होते हैं? केल्विन। तो केबी और केएफ के यूनिट्स क्या होंगे बताइए? केजी पर मोल केल्विन। क्योंकि ये यूनिट सिस्टम हो जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। मोल इनवर्स kg, and last one pi is equal to CRT। और 4 की 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूलास दिमाग में रखने हैं, वीडियो को पॉज करना है, स्टेटमेंट को नोट करना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों विद न्यूमेरिकल्स। पढ़ते रहें, खुश रहें। Thank you. Have a good day.